अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के वालेकुम खास अस्सलाम। प्रोग्राम गुफ्तगू में आप समूह का इस्तकबाल है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है बिहार का इलेक्शन 2020 सहाफ़ियों की नज़र से। आज हमारे साथ बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बिहार के अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले दैनिक भास्कर के नामा निगार जनाब मुर्शिद रज़ा साहब हैं, और दूसरे जो हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब शाहनवाज़ बदर कासमी साहब, जो सहाफ़ी भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मेरे इस प्रोग्राम का मौजू दरअसल यही है कि ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे लोगों से तबादला ख्याल किया जाए जो ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हों और जिनकी ज़मीनी सियासत पर नज़र हो। तो आज हम इसी मौजू पर सहाफ़ियों की नज़र से इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि बिहार का इलेक्शन 2020 जो है, इसे सहाफ़ी किस तनाज़ुर में देख रहे हैं, और ताकि ये बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँच सके और हमारे नाज़रीन उससे अपना जो है लाअमल तय कर सकें। तो बिला ताख़िर मैं अपने इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, और शुरू करने के लिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि 2015 और 2020 का जो इलेक्शन है, इन दोनों में सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो कितना बड़ा फ़र्क महसूस करते हैं, जबकि उस वक्त सियासी हालात कुछ और थे और मौजूदा दौर के जो सियासी हालात है कुछ और हैं। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने सीनियर सहाफ़ी जनाब मुर्शिद रज़ा साहब से, जो दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं और बड़ा लंबा और बड़ा तवील सहाफ़ती उनका तजर्बा है, कि अपने सहाफ़ती तजर्बात की रोशनी में इस पर रोशनी डालें कि 2015 और 2020 के इलेक्शन में कितना बड़ा फ़र्क महसूस करते हैं। जनाब मुर्शिद साहब। शुक्रिया। सबसे पहले ये बता दें कि 15 और 20 के इलेक्शन में एक बड़ा फ़र्क कोविड-19 है, जो चुनाव के जो काम में काफ़ी बाधा डाल रहा है। एक ये हो गया, और अब सियासी अगर बात करें तो कुछ बदलाव आए हैं। जैसे अभी भी कुछ देर पहले बात हुई थी, बदर साहब ने बताया था कि नीतीश कुमार और गठबंधन को लेकर के काफ़ी रस्साकसी चल रही थी। ये एक मामला है। अररिया जिला कहें तो मुस्लिम बहुल तो नहीं कहा जा सकता है सरकार के हिसाब से, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है। तो वोट फैक्टर भी उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो इस बार बदलाव में एक खास चीज नजर आ रही है कि लोग अभी भी कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह के कैंडिडेट किस पार्टी से और किन जाति से आते हैं। तो इन जातियों की के आधार पे ही लोग जो यहाँ पर चुनाव करते आए हैं शुरू से, और इस बार भी करेंगे। हालांकि जो नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे कोविड-19 को लेके, जो दूसरे स्टेट से लोग मजदूर आए थे, उनको लुभाने के लिए भी कई वादे हुए थे कि उनको यहाँ रखना चाह रहे थे कि भाई हम काफी फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। तो इस वजह से एक बड़ी आबादी जो है नौजवानों की, जो रोजगार से जुड़ी है, वो लोग फिर वापस उसी जगह चले गए जहां से वो आए थे। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। और वोटर ज्यादातर नौजवान होते हैं। इसका असर भी दिखता है कि नौजवान काफी बढ़ चढ़ के वोटों में वोट देने का काम करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। ये हमारे जो सोच से एक ये मसला भी इलेक्शन में नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे आखिरी वक्त पे चुनाव है, इसीलिए कुछ हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं, इससे साफ लगता है जी। सीमांचल के हालात पर हम मुस्तकिल इसके बाद बात करेंगे। मैं अब बढ़ता हूं अपने मेहमान जनाब शाहनवाज बदर कासमी साहब की तरफ, कि आप बताएं कि आपको 2015 और 2020 के इलेक्शन में कितना बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। सबसे पहले बसीरत मीडिया ग्रुप का शुक्रगुजार हूं कि इस अहम मौजू पर आपने डिबेट रखा और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसको जानने की आपने फ़िक्र की। देखिए 2015 और 20 के इलेक्शन में 3 बुनियादी फ़र्क है। एक सबसे अहम फ़र्क यह है कि इस कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो अवामी मिजाज है वो इलेक्शन कैंपेनिंग का, और साथ-साथ जो एनडीए और महागठबंधन की जो जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार और राजद के वजह से आपसी इत्तेहाद की वजह से मुसलमानों ने मुकम्मल तरीके से, न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिहार की जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं, सब ने मुकम्मल तायीद के साथ उसको जिताने की फिक्र की और आपने उसका नतीजा भी देखा।
तो एक बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस, और दूसरी अहम चीज क़यादत का मसला है कि क़यादत किसकी होगी, और तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि कैंपेनिंग का तरीका बदल गया है कि पिछले मर्तबा बड़े बड़े जनसभाएं हुई, लेकिन इस मर्तबा वर्चुअल रैली और ऑनलाइन मुहिम के लिए बीजेपी और दीगर पार्टियों ने बड़ी लंबी तैयारी की है। और ये 2020 का जो इलेक्शन होगा ये जमीन से कम और इंटरनेट की लड़ाई ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत कई सारे फर्क हैं, और उस फर्क में हमें ये समझना है कि हम और आप मिलजुल के क्या कर सकते हैं। एक तो बुनियादी तौर पर यह है कि एनडीए की जो अभी जितनी पार्टियां हैं, यानी दो खास तौर से भाजपा और नीतीश कुमार, चिराग पासवान अभी फैसला नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना है। तो एनडीए ने अपनी क़यादत को तस्लीम कर लिया है, लेकिन उसके मुकाबले में जो असल फरीक कह लीजिए या अपोजिशन कह लीजिए, उन्होंने अभी तक अपना नेतृत्व यानी कि क़यादत इन्होंने तस्लीम नहीं किया है। खुद कांग्रेस के लोग अलग वजीर आला चाहते हैं, राजद के लोग अलग अलग चाहते हैं। इसके अलावा अब तक 4-5 महागठबंधन बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब के बावजूद ओवैसी साहब की अपनी एक प्लानिंग है, तो काफी बदलाव तो जरूर है, जाहिर सी बात है। लेकिन उन सब के बावजूद, सारे कोरोना काल और उसका डर और खौफ दिखाने के बावजूद, लेकिन जो इन्होंने तैयारी की थी, जो इन्होंने पूरी प्लानिंग और मंसूबाबंदी की थी, उसका एक ही नतीजा है कि इतने मजबूत हो चुके हैं कि अभी इनके असल जो अपोजिशन है वो अपोजिशन कहलाने के काबिल नहीं है फिलहाल बिहार में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। शाहनवाज साहब आपने बात रखी कि एक चीज हम देख रहे हैं कि महागठबंधन का इत्तेहाद जो है इस मरतबा बाकी रहता नजर नहीं आ रहा है। उसमें से जो कुशवाहा थे वो निकल गए और मांझी भी निकल के चले गए, और इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान भी जो है क्या अभी तक तालमेल नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एनडीए एक हद तक मजबूत है, लेकिन लोजपा जो है वो अपनी राह अलग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महागठबंधन के इत्तेहाद बाकी न रहने की क्या वजह है, और ये जो लोजपा की जो अलग राह इख्तियार करने की जो कोशिश है, क्या ये किसी बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है? जनाब मुर्शिद रजा साहब, मैं चाहूंगा कि आप सियासी तवील तजर्बा रखते हैं सहाफत का, इस पर रोशनी डालें और हमारे नाज़रीन को बताने की कोशिश करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोजपा का हमेशा सा एक अलग स्टैंड हर चुनाव के वक्त पे अपना रहता है। वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका एक नजरिया बदलता है गठबंधन को लेकर के। आप याद होगा कि रामविलास पासवान को भी लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे कि वो किस तरह से अपना जो गठबंधन को चलाने के लिए या गठबंधन में अपनी मजबूती करने के लिए किस तरह का काम करते थे। और उसी से मिलता जुलता अभी चिराग पासवान भी उसी रास्ते पे हैं। ये हाल के दिनों में अभी हमारे यहाँ एक मुहिम चला था लोजपा का कि उन लोगों का ये कहना था कि किसी भी सीट से आके चिराग पासवान चुनाव लड़े, हम लोग उनको जिताएंगे, लोजपा। तो इसका एक खास वजह ये था कि ये लोग चाह रहे थे कि चिराग पासवान मजबूती से बिहार में उभरे ताकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके, क्योंकि एक चेहरा नीतीश कुमार काफी दिनों से चला रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने इन सब बातों को लेकर या लोजपा इन सब बातों को लेकर एक नया मतलब स्टैंड कायम करना चाहती है कि हमारा जो बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान हो और हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के शकल में दावेदार हों। यही वजह है कि पिछले उन्होंने कहा था कि 243 पे ही लड़ जाएंगे, फिर कहा 143 पे हम लड़ेंगे, और सीट की हमेशा ये मांग करते रहे हैं। जबकि संगठन अगर कहें तो इनकी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखती है हम लोगों के नजरिए से जिस तरह से होनी चाहिए। मगर दावेदारी वो सिर्फ सीट के लिए ही कर रहे हैं या मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, ये उनके अंदर की बात है। लोग अभी भी इस मतलब तरीके से जुड़े हुए हैं कि कहीं न कहीं लोजपा को एक अलग स्टैंड बनाकर उनको मुख्यमंत्री के तरह से चिराग पासवान को पेश किया जाए। चूंकि रामविलास पासवान इस वक्त चुनाव में नहीं है और वो बीमार चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान उतनी मजबूती दे पाएंगे अपनी पार्टी में
जितना रामविलास पासवान दे पाते थे, और लालू प्रसाद भी इधर जेल में है। इसलिए चुनाव का काफी जो शक्ल है, सूरत है, वो बदलेगा। अच्छा, महागठबंधन का इत्तेहाद क्यों नहीं बाकी रह पा रहा है, ये भी एक मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने भी जी अपना स्टैंड अभी तक वाजे नहीं किया है। उधर जी कुशवाहा निकल गए, मांझी निकल गए, तो ये आखिर कहाँ पे आपको कमजोरी दिखती है आपके अपने तजुर्बात की रोशनी में? जी, देखिए, सबसे एक अच्छी बात आपने कही कि कांग्रेस अभी तक स्टैंड नहीं कर पाया है कि हम करना क्या है या कैंडिडेट। तो अभी भी देखिए, जैसे हम एक छोटी सी बात करें, जो अररिया विधानसभा है, वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, और अभी भी दावेदारी यही हो रही है कि कांग्रेस लड़े। लेकिन इन लोगों के जो महागठबंधन का एक जो अपना चल रहा है, उसमें आरजेडी भी इस पे दबाव बना रही है कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस थी तो कांग्रेस का पहला दावेदारी बनता है। लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना पूरी तरह से स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है कि हमको कहाँ कहाँ और कितने जगह पे सीट बिहार में चुनाव लड़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। और जहां महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप, कुशवाहा की बात कर रहे हैं, कुशवाहा राजनीति में ठीक है, वो एक गठबंधन से जुड़ के कभी एमपी बन गए और ये मंत्री बन गए, ये सब उनके साथ एक अलग मसला है। लेकिन अलग होकर उनका वो मजबूती नहीं है जो थोड़ी बहुत अभी आरजेडी में दिख रही है। कांग्रेस कहें तो आप बिहार में, आप जान रहे हैं कि बिहार में कितने सीट पे है कांग्रेस, जीती थी पिछले दफा। तो कांग्रेस का हालात भी अच्छा नहीं है। आरजेडी में सिर्फ एक चेहरा नजर आ रहा है, वो है तेजस्वी यादव, दूसरे कोई नेता नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बदलाव, फर्क दिख रहा है। अभी देखिए, कुछ बड़े नेता जो हमारे यहाँ सिकटी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे जदयू से, और वो बीजेपी में भी कोशिश थे कि बीजेपी से मिल जाए, लेकिन उनको मिला नहीं, और वो अभी जाकर आरजेडी ज्वाइन कर लिए। तो ये सब हो रहा है, मगर बड़ा चेहरा जो है वो अभी तक कोई नहीं आ पाया है, जिसका असर चुनाव में बिल्कुल दिखेगा। क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है, ये एक बहुत प्लानिंग वे से काम कर रही है। सिर्फ इसमें चिराग पासवान थोड़ा अभी अड़चन डाल रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन है, ये अभी तक पूरी तरह से अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पाई है। जी अच्छा, चिराग पासवान की बात आई तो मुझे कहीं लगता है, या मैं इसको जानना चाह रहा हूं आपके तजुर्बात की रोशनी में, कि कहीं ये बीजेपी की कोई पॉलिसी तो नहीं है कि चिराग पासवान को मजबूत करके नीतीश को कमजोर करना, क्योंकि बहुत दिनों से वो नीतीश पर निर्भर है। वो भी, बीजेपी भी चाहती है कि भाई नीतीश का चेहरा ना आकर बीजेपी का चेहरा आवे आगे। तो कहीं कोई इसमें पॉलिसी, किसी पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं है ये? क्या महसूस करते बिल्कुल हो सकता है, ये आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आप गौर करें तो नीतीश कुमार 15 साल से हैं हैं? मुख्यमंत्री, और उसमें आरजेडी के साथ भी इन्होंने अपना एक काफी वक्त गुजारा। तो ये एक कहे जैसे हिंदी में कहावत है, सुविधा के हिसाब से ये अपनी पार्टी को चला रहे थे। तो सुविधा में नीतीश कुमार का ये कहना है कि हमारी जो पकड़ है अकलियत पर है, पिछड़े वर्ग के लिए है, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर सही माने में देखें तो हम जहां तक इस सीमांचल की बात करें, तो यहाँ इनका मजबूत कोई ऐसा नहीं दिखता है। नीतीश कुमार का भी इसमें मजबूती आती है बीजेपी के वजह से, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कैडर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप जदयू देखिए, आप बहुत कम नजर आएगा कि बीजेपी के कोई छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, मगर जदयू के छोड़ रहे हैं, आरजेडी के छोड़ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये इन लोगों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जदयू में ऐसा मजबूती अभी तक नहीं, कैडर नहीं दिख रहा है, और टिकट के दावेदार ज्यादा हैं। चूंकि मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ सब जुटना चाह रहे हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये लगता है कि बीजेपी तो बड़ी पॉलिसी लेके चल रही थी, मुझे लगता है पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार को साइड करना चाह रही थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा बात यह भी है कि लोजपा जो है, लोजपा भी उतनी मजबूती से नहीं है। लोजपा भी जहां जीतती है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चूंकि गठबंधन में है तो बीजेपी को भी काम करना पड़ रहा है उनके लिए।
तो ये वजह है कि जहां से भी लोजपा जीती है उसमें बीजेपी का हाथ है। अगर लोजपा अगर कहीं अलग से गठबंधन से लड़े तो अब मुझे नहीं लगता कि लोजपा उतनी मजबूती से सीट ला पाएगी। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि इन दोनों में से कोई ऐसा तफरका पैदा किया जाए कि हम कल होके अकेले लड़े चुनाव, और बीजेपी उसी रास्ते पे है। और ये लग भी रहा है कि अगर इस चुनाव में नहीं हुआ तो लोकसभा में हो जाएगा, या लोकसभा में नहीं हुआ तो अगले विधानसभा में ये फाइनल है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी, क्योंकि वो अपने कमिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर रही है। पंचायत बूथ लेवल तक के भी उनके जो वर्कर्स हैं वो काफी मजबूती से हैं। जी, अब मैं शाहनवाज बदर साहब, मैं जानना चाहूंगा महागठबंधन का इत्तेहाद क्यों नहीं बाकी रह पा रहा, इस पर आप आप किस नजरिए से देखते हैं? बहरहाल आप जमीनी सतह पर घूमते रहते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, आप इस पर मुख्तसर रोशनी डालें। देखिए, गठबंधन जो बिहार में है वो इस वक्त तटबंधन की तरह है, जैसे नदी का तटबंधन होता है ना, कि कहाँ कहाँ टूटे, कब कब टूटे, कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो मौजूदा जो जिसको हम गठबंधन कह रहे हैं वो एक तटबंध की हैसियत रखते हैं, और उसके लोग दिन ब दिन, यानी कि लालू यादव जी ने कितनी मेहनत के साथ, कोशिशों के बाद किस पार्टियों को जोड़ने का काम किया। देखिए, उतनी ही दिलचस्पी से तेजस्वी यादव ने और उनके पार्टियों के कई नेताओं ने जानबूझ करके इसको मुस्तकिल तोड़ने में लगे हुए हैं। आप अगर देखेंगे इस वक्त की मौजूदा जो गठबंधन है उसमें राजद के अलावा कोई भी पार्टी सीरियस नहीं है। खुद कांग्रेस जो है अपने वजीर आला और अपनी अलग तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहती है। उन्होंने कुशवाहा सवाए इसको एक और जो साहब है सन ऑफ मल्ला, हाँ उसको उन्होंने सहनी 6-7 सीटें, जिसका कोई वजूद नहीं है। तो आप यकीन जानिए कि ये खुद अपनी पार्टी का जो वजूद है, आपने देखा होगा कि 2019 के पार्लियामानी इलेक्शन में इस गठबंधन का क्या हुआ, इनका कितना बुरा हश्र हुआ कि सवाए एक सीट जो जीती थी वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद किशनगंज के लोगों ने इज्जत बचाने का काम किया। तो पूरे तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि खास तौर से इस वक्त 2020 के इलेक्शन में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो सबसे तकलीफ बात यह है कि इस वक्त जितने भी जो दूसरे छोटी दलित बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबकी बातचीत चल रही है सवाए मुसलमान के, यानी मल्ला, माझी, दलित, ये कुशवाहा। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप, मुसलमानों के मसाइल के मुतालिक या मुसलमानों की जो हिस्सेदारी जिसको कह सकते हैं, कोई भी बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको, वो तो ये समझते हैं कि ये सारे के सारे मुसलमान वोटरान हमारे सियासी गुलाम हैं, हमारे अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे आरजेडी के तो राजद नेता ये कहने पर मजबूर हैं कि 90% मुसलमान हम ही को वोट देंगे, कहीं जा ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस का भी यही दावा है। तो मैं आज के इस डिबेट के जरिए, बसीरत मीडिया ग्रुप के जरिए बिहार की तमाम वोटरान से मैं अपील करूंगा और मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ जो ताकत है वो दो ताकतें हैं। जाहिर सी बात है, एक बीजेपी और एक नॉन बीजेपी। आप बीजेपी की ताकत से बखूबी वाकिफ है, और जो नॉन बीजेपी है यानी राजद, इसलिए कि नीतीश कुमार को भी मैं बीजेपी का ही समझता हूं, क्योंकि वो सत्ता हासिल करने के लिए उसका कोई नजरिया नहीं है। सियासी तौर पर जो सियासी नजरियात होने चाहिए वो अब उन नजरियात को बालाए ताक रखकर वो कहीं भी जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है 2020 के इलेक्शन में कि वो बहुत सोच समझ करके किसी के बहकावे में न आए और विकल्प के तौर पर ऐसे अच्छे उम्मीदवार को जिताने का काम करे जहां आपकी सियासी क़यादत और आपकी इलाकाई जो हैसियत है वो बाकी रहे, हम लोग बाद में पछतावे के शिकार ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि इस वक्त बिहार इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के शुरू होते ही और अलग अलग जो है थर्ड फ्रंट के नाम पर तकरीबन 3-4 फ्रंट बन चुके हैं। थर्ड फ्रंट के नाम पर 3-4 फ्रंट बन चुके हैं। ओवैसी साहब का अलग फ्रंट है, पप्पू यादव जी का अलग फ्रंट है, अभी क्या कहते हैं इन्होंने ये जसवंत सिन्हा कुशवाहा ने अलग फ्रंट बना लिया मायावती के साथ, और यशवंत सिन्हा के साहब के भी, यानी तकरीबन 4-5 फ्रंट है। तो आप इन तमाम फ्रंट को किस नजरिए से देखते हैं और ये सेकुलर वोटों पर कितने असरअंदाज होंगे, ये जो थर्ड फ्रंट के नाम पर जो अलग अलग फ्रंट बनते हैं? जी, देखिए, जिस तरह फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और होता है, हीरो कोई और होता है, इसी तरीके से सियासत की भी एक फिल्म है। ये जो एक अभी सिलसिला चल रहा है उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार की किस्मत का फैसला
बनाने वाले, संवारने वाले दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं और वो ये देखते हैं कि किसको कहां कहां हमको इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, कौन किसका आदमी है, कौन किसका एजेंट है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और तमाम यानी कि बीजेपी के अलावा जितने भी नेता हैं, उन सब की अगर आप निगाह दौड़ाएंगे, जितने भी फ्रेंड बने हैं, तो उनका वो जो वोट बैंक है, वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की वजह से वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में जब आप हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि जब आप जो फ्रेंड बन रहे हैं, वो इतने सारे फ्रेंड बन गए हैं कि नाम याद रखना भी मुश्किल हो रहा है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी जो है खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार बताता है। तो ऐसे हालात में एक विकल्प, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जाहिर सी बात है हमारे नाजरीन भी समझ रहे होंगे कि हमें ये इस बात पर गौर करना है कि बिहार में जो विकल्प जिन पर हमने हमेशा भरोसा किया और एतमाद जाहिर किया, यानी राजद, उस राजद का जो पॉलिटिकल कैरियर है और जो हालात है वो सीरियस नहीं है। वो खुद भी देखिए, जिस तरीके से गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन ये ऐब है कि गुर्बत से कोई नहीं निकलना चाहता है। इसी तरह सियासत में जाहिर सी बात है कमजोरी कोई ऐब नहीं है, लेकिन जो लीडरान है, जो पार्टी है, वो खुद सीरियस नहीं है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में? हम यही अपील करेंगे कि आप जिन जिन इलाकों में है, आपका ताल्लुक जिस विधानसभा से है, वहां के जो सबसे अच्छे उम्मीदवार है, आप उनको जिताने का काम करें। यही बिहार के लिए, आपके इलाके के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए और बिहार विधानसभा के लिए सबसे बड़ा काम है। मैं मुर्शिद साहब की तरफ आना चाहूंगा कि ये थर्ड फ्रंट के मौजूद पर, यानी कि जो थर्ड फ्रंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर जमाने में थर्ड फ्रंट बनता है, लेकिन कभी भी वो असरअंदाज नहीं होता है, और अभी तो थर्ड फ्रंट के नाम पर 4-5 फ्रंट बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के जो कहा जाए ना, तो ये कुकर मुत्ते की तरह पार्टियां उग जाती हैं, बहुत से फ्रंट बन जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। ये सब जो बदर साहब ने सही कहा, ये कहीं न कहीं किसी बड़े हाथ के कठपुतली हैं। ये सिर्फ चुनाव में एक अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, जबकि इनको बेहतरी से और आपके किसी चीज से मतलब नहीं है। देखिए, यशवंत सिन्हा एक बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे भारत के रह चुके हैं, और उनसे मेरी बात हुई थी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो 17 लोगों की पार्टियों को आपको मिलाकर एक फ्रंट बनाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो बिहार में इतनी गड़बड़ी हो रही है, बिहार में इतने दिनों से लालू ने किया और अब नीतीश ने कर रहा है, तो हम बोले आप तो इन्हीं की पार्टी से चुनाव जीते थे, आप तो एनडीए के ही मंत्री रह चुके हैं। हाँ, तो देखिए, नीतीश भी मोदी भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये लोग खुल के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। जैसा बदर साहब ने कहा कि ये जो मसला है, ये बड़ी मछली जो है वो अभी इस वक्त छोटे छोटे जगहों पर अपने एजेंट को छोड़ रही है, और उन्हीं एजेंटों का काम है ये फ्रंट बनाना और लोगों को बरगलाना। रही बड़ी पार्टियों की बात, तो जो सही बात इन्होंने कहा कि आरजेडी भी अभी कोई, देखिए लालू प्रसाद जब थे तो आरजेडी का एक अपना वजूद था, और मुसलमान और जादव, जिसको MY समीकरण कहा जाता था, ये काफी मजबूती से उनके साथ जुड़े हुए थे। यही वजह है कि आरजेडी एक बिहार में बड़ी पार्टी की तरह से उभरी थी, और बड़ी पार्टी की तरह से इन लोगों ने अपना पूरा इलाके में काम भी किया था। लेकिन लालू प्रसाद के चले जाने के बाद तेजस्वी अच्छे नेता हैं, लेकिन इनके साथ कोई बड़े लोग जुड़े नहीं हैं जिनको लोग अब उनकी बात को मान सके। देखिए, रघुवंश बाबू चले गए, लेकिन एक वो बहुत बड़े नेता थे आरजेडी के, राम कृपाल यादव, वो चले गए बीजेपी में, वो भी बड़े थे। सारे लोग अच्छे नेता थे, मगर इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको चुनाव में वो दिखा सके। सिर्फ अपने चेहरे को देने से अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सीमांचल में अगर कहीं बात करें तो बड़ी आबादी जो यादव जाति से बिलोंग करती है, इन लोगों ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी को वोट दिया था। ये लोकसभा चुनाव में भी आप देखें कि जहां से भी बीजेपी जीती है, उनको बड़ी वोट उनके जाति का मिला था। लेकिन मुर्शिद अब जो जी, अब आपने सीमांचल का तस्करा छेड़ दिया, तो मैं चाहूंगा कि सीमांचल के सियासी हालात पर आप बताएं कि सीमांचल के सियासी हालात क्या हैं।
इसलिए कि इस वक्त पूरे मुल्क की नजर जो है सीमांचल पर लगी हुई है, सीमांचल पर टिकी हुई है। बिल्कुल हर कोई सीमांचल सही बात। को एक अलग नजरिए से देख रहा है और हर कोई सीमांचल के ही तरक्की करने का दावेदार भी बन के आ रहा है। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और ये किस हद तक असरअंदाज होगा 2020 के इलेक्शन में? देखिए, अगर पूरे देश की बात करें तो लोगों का ये कहना होता है कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो सारी बातों को, बिहार पे नजर, पूरे देश की नजर टिकी होती है। और अगर बिहार से बात करें तो सीमांचल पे नजर टिकी है। तो सीमांचल में एक बड़ी आबादी जो है वो अल्पसंख्यकों की है, जो जिसके ऊपर सब अपना, उन्होंने जैसा बदर साहब ने कहा कि सारे लोग उनको अपना वोटर मान के उनको अपने साथ लुभाने का, बड़ी बड़ी बात करने का ये सिलसिला रखते आए हैं। यही वजह है कि सीमांचल, जैसे सीमांचल में 6-7 लोकसभा जुड़ा है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा। तो इन इलाकों में अगर सुपौल और मधेपुरा को अगर कम करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इस जगह पे एक मुसलमानों की बड़ी आबादी है। आज तक मुसलमान के कोई नेता हुए नहीं, तो इन लोगों के पास बीजेपी में तो ये कभी जाएंगे नहीं। इनका ये कहना है कि भाई हमारा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो हमको सूट नहीं करता। तो इनके लिए एक बड़ा विकल्प था आरजेडी। लेकिन जब हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जो काम किया इस इलाके में, तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आया है, ज्यादा नहीं कहेंगे। अभी भी मुसलमानों का माइंड सेट नहीं बन पाया है कि वो आरजेडी को छोड़ें, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं, इस गठबंधन के वजह से इनको उतना यकीन नहीं हो पा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। तो ये भी एक खास वजह है। लेकिन आरजेडी जो अभी सियासी तौर पे थोड़ी कमजोर है, तो इसलिए थोड़ा झुकाव जो है वो जदयू की तरफ जाएगा, नीतीश कुमार की तरफ, ये ऐसा नजर आ रहा है। और रही बात कि इनके जो संगठन है, जो इनका अपना पार्टी का, वो उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का है, इसलिए हमेशा जगह पे बीजेपी हावी रहता है। आज भी अगर आप बात करें तो अररिया सीट पे बीजेपी लड़ी थी, लेकिन हमेशा से लोजपा यहाँ पर सीट देती आई, चूंकि जान रही है कि अगर डायरेक्ट हम फाइट करेंगे तो हमको मिलेगा नहीं। यही वजह है कि तारीख हो गया कि अब चुनाव होगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन होगा। यही वजह है कि सीमांचल में जो मुसलमानों की हालात अच्छे नहीं है और ना ही मुसलमानों को लोग का कोई रहनुमा है। एक तस्लीम साहब इस इलाके के बड़े नेता थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक पार्टी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए उनका कोई खास काम नहीं हो पाया। आज भी इस इलाके में जहालत पूरे देश से सबसे निचले हिस्से पे हम लोग हैं। यहाँ पर लोग, पढ़ाई की कमी है, लोगों के अच्छे हालात नहीं है, ये एक मसला है। अब रहा चुनाव का बात, तो चुनाव में तो लोग गरीब होने के वजह से यहाँ पर वोट को खरीदा भी जाता है, जो क्लियर बात है। लोग किसी को ये कह के वोट नहीं ले पाते हैं कि भैया चलो हम जाति के हैं या हमारे पार्टी बेहतर की है। गरीब है, आप पैसा ज्यादा दे दिया तो आपकी तरफ चले गए, और मैंने दे दिया तो मेरी तरफ चले आए। ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। कुछ खास जगह जहां गरीबी इलाका है, लेकिन फिर भी वोट जो होता है वो जात के आधार पे ही होता है इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में। अब देखिए, अररिया से एमपी प्रदीप कुमार सिंह है, बीजेपी से है। इनको एक बड़ी आबादी, जो जोकीहाट, जो पूरे कहें तो मुस्लिम का इलाका है विधानसभा का, वहां से उनको अच्छा खासा मुसलमानों का वोट मिला। बीजेपी से थे, इनको कभी वोट ज्यादा नहीं आता था, 2-3 हजार 4 हजार जो करीबी लोग थे वो दे देते थे, लेकिन इस बार बड़ी आबादी उनको दी वोट। तो वो लोकसभा था, लेकिन विधानसभा में ये तस्वीर नहीं रहेगी। अच्छा, इस सिलसिले में सीमांचल का जब तस्करा आया है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सीमांचल में एमआईएम के क्या असरात होंगे? जी, क्या बोला? एमआईएम को कितना असरअंदाज होते देखते हैं सीमांचल में? हाँ, देखिए, अभी चुनाव से 2-3 महीने पहले से देखिए, एक है कमरुल हुदा साहब जो किशनगंज से विधानसभा से
एमआईएम के बने हैं, जो बिहार के इकलौते एमएलए हैं। तो कमरुल रजा साहब चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं और वो उस जाति से बिलोंग करते हैं जिसकी सबसे बड़ी आबादी किशनगंज जिले में है, जो सुरजापुरी कहा जाता है, उस बिरादरी से हैं। और वो वहां उस वक्त जो चुनाव जीते, उनका एक माहौल ऐसा बन गया था बीजेपी की वजह से, जो इनको एक फायदा मिला। आज अगर बात करें तो अररिया, मधेपुरा, सुपौल में भी ये एमआईएम अपना पैर पसार रही है, मगर अभी तक ये स्टैंड नहीं कर पाई है कि हम लोग कितने जगह पे चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि अवैसी साहब आए थे, वो काफी कुछ बोल के गए, गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का फायदा अवैसी साहब को नहीं मिलेगा। चूंकि देखिए, मुसलमान, एक सबसे अच्छी बात है कि जो गरीब भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है, मगर मुसलमान हिंदुस्तान का सेकुलर है। इस बात को तो आप किसी भी हद पे कहीं भी आप मान सकते हैं कि सेकुलर है। जो अवैसी साहब जो जिन मुद्दे को और जो उनका पार्टी का मैनिफेस्टो है उस लेकर चलते हैं, वो यहाँ के मुसलमान उसको को सूट नहीं करता है। वो कि आप एक बात को, चूंकि यहाँ का जो एक कहे माहौल है, यहाँ गांव का जो रहन सहन है, वो अभी तक वो नहीं हो पाया है। जो लोग देश में तफरका पैदा करने का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना, हिंदू से सिख के लड़ाना, ये इस इलाके में नहीं है। इस इलाके के लोग काफी, मतलब कहें तो शांत मिजाज हैं, और वो एक अच्छे नेचर के हैं और सेकुलर हैं, सबसे बड़ी बात है। और इन लोगों का यही कहना है कि सेकुलर है, हम लोग वैसी पार्टी को तो कभी नहीं चाहेंगे कि वोट दे जो पार्टी हम लोगों को आपस में लड़ा दे, मुसलमान की सिर्फ बात करे। जबकि ओवैसी साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम सारा चीज, मैं उस बात को भी जान रहा हूं कि जो 2015 के चुनाव में भी ओवैसी साहब के कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए थे, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी उनसे, किशनगंज आए थे, उनसे बात हुई। वो बोले नहीं, देखिए हम लोग तेलंगाना में जाके देखिए, हमारे काउंसलर वो हिंदू हैं, वो फलाने हैं जात के, ये हैं। मगर जब यहाँ चुनाव में बात करते हैं तो सिर्फ अकलियतों की। अगर आप चले जाइए दूसरे पटना में, क्यों नहीं आप चुनाव के लिए आप कैंपेन करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आप बेगूसराय में जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहां मुसलमान है। तो आप जानते हैं कि मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं है, इसलिए हम रहनुमा बनना चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एमआईएम की जो हालत होगी वो अच्छी नहीं होगी, अच्छी होगी, ऐसी नहीं है। एमआईएम अपने जगह पे है, वो एक सीट किस तरह से जीता है वैसा दोबारा मुमकिन तो नहीं लग रहा है जी। अच्छा, वक्त कम है हमारे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि इसी मौजू पर, यानी सीमांचल में जो एमआईएम के कितना असरअंदाज होगी, मैं चाहूंगा कि शाहनवाज बदर साहब इस पर मुख्तसर रोशनी डालें, फिर उसके बाद हम अपना ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। जी गुफरान साहब, एमआईएम और सीमांचल इस वक्त सबसे ज्यादा तस्करे में है, और हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं वो बिहार में हो या बिहार से बाहर, वो जो लोग एमआईएम के चाहने वाले हैं वो तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। देखिए, जो जमीनी सच्चाई है, मुर्शिद साहब ने बहुत सारी चीजों में जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें काफी हद तक सदाकत है। और एमआईएम की जो नाकामी है बिहार में, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि वो नॉन बीजेपी ही नहीं बल्कि नॉन कांग्रेसी भी है। जाहिर सी बात है, आप अगर मुल्की सतह की सियासत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, चाहे असेंबली में हो या पार्लियामेंट हाउस में हो, किसी न किसी एक उस सोच के साथ तो रहना होगा। एक अलग सोच के साथ, एक अलग विचारधारा के साथ आप मुल्क में सियासत नहीं कर सकते हैं। एमआईएम के जो लीडर है, चीफ है ओवैसी साहब, वो यकीनन बहुतों के लिए एक आइडियल लीडर है। उनके जो बातें होती हैं वो बहुत ही मजबूत, और मुझे लगता है उनको तो तमाम जितने मुस्लिम एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए हर स्टेट में जाकर के कि आपको ओवैसी की तरह बोलना है असेंबली हाउस में, जो उनका सबसे बड़ा कारनामा होता। लेकिन इस पर कभी काम नहीं हो सका। रही बात कि सीमांचल में एमआईएम का क्या होगा, तो हमने यही बात कही कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि मैं कबल अज़ वक्त उस बात को बताने के लिए तैयार नहीं हूं कि जमीनी सच्चाई क्या है। ये तो वहां की आवाम तय करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया और जो गोदी मीडिया है उनकी बातों पर यकीन रख करके हम किसी भी एमआईएम के ताल्लुक से कोई हतमी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सीमांचल के इलाके में एमआईएम की लहर जरूर है। जीते या ना जीते, वो हराने की पोजीशन में जरूर है।
और उन लोगों को, सीमांचल के लोगों को यह एहसास हो चुका है कि जिन लोगों ने उनका इस्तेहसाल किया या जिन लोगों को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, आज पूरे सीमांचल में राजद का, कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिनको वो मसीहा कह सके। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है और इस चुनाव में यानी कि नतीजा आने के बाद ही हम तय करेंगे कि, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 2020 के इलेक्शन एमआईएम के लिए बेहद अहम है और अगर उन्होंने मजबूती के साथ, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने अपनी मजबूती दर्ज कराई तो बिहार में एमआईएम का मुस्तकबिल भी बेहतर है और एक नई सोच फिक्र के साथ, क्योंकि बिहार में जितने भी असेंबली हलके हैं, जाहिर सी बात है वहां मुसलमान हर जगह अक्सरियत में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो हिंदुत्व का चेहरा मोदी जी बन चुके हैं, इसी तरीके से मुसलमानों का भी एक बड़ा चेहरा जो है वो ओवैसी है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हर देखिए हलके में- देखिए नहीं, बदर साहब, आप बदर प्लीज साहब, आप पूरी बात हाँ। मानिए। एक बड़ा तबका कह रहा हूं, हमने, आप इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन हर हलके में ऐसे लोग कुछ मिल जाएंगे, चाहे उनकी जो तादाद है वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हर जगह वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपील करूंगा कि उन्हीं सीटों पर इलेक्शन लड़े जहां वो जीतने की पोजीशन में है, जहां उन्होंने मेहनत किया है और जहां उनका कैडर और वहां उसका संगठन मजबूत है। जाहिर सी बात है सियासत में 5 साल 10 साल कोई बड़ी बात नहीं है, एक लंबी लड़ाई, एक लंबी संघर्ष की जरूरत। जी शाहनवाज साहब, मैं इसी पर अपनी बात को यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, इसलिए कि वक्त की किल्लत है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, हमारा ये सिलसिला जो है बिहार इलेक्शन के ताल्लुक से जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ तबका से, मुख्तलिफ कहते हैं हलके से हम मेहमानों को बुलाएंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त दिया और इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला हम फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप बसीरत से जुड़े रहें। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।